अभी हाल ही में आप उड़ीसा आए, उड़ीसा के विकास को आप कैसे देखते हैं? अगर आपको उड़ीसा का सीएम बनाया जाता है तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे या फिर क्या करना चाहेंगे आप उड़ीसा में? देखिए, अगर मैं उड़ीसा का आदिवासी सीएम होऊंगा जैसे यहाँ पे है, तो मेरा पहला जो कर्तव्य होगा वो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं वो ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरह से पूंजीपतियों को खुली छूट देने में विश्वास करती है। और वो पूंजीपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में ये सरकार चल रही है। आप देखिए, यहाँ जब मैं भुवनेश्वर आया तो अभी आदिवासी मेला हुआ। आदिवासी मेला में आप गए? आदिवासी नहीं, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं अपने कार्यक्रम में था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो उतनी ही बड़ी लगी हुई है जितने की यहाँ के मुख्यमंत्री की। अगर मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ और मैं जनता के मत से चुन के आया हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य होगा आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ओके सर, अभी भारत के 78 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, और आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खटकती है कि 78th इंडिपेंडेंस में भी हम जो हासिल करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो पाया? कौन से 4-5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा दुख देता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो विकास हमने चुना है, अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी व्यवस्था बन जाएंगे और यहाँ के कई पूंजीपति हैं जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में, अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम बहुत नीचे हैं। मतलब हमारा स्थान जो है 100 के ऊपर है। तो जो विकास के मानक हैं, जैसे कुपोषण है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के जो मानक हैं, इन सब में शौचालय की उपलब्धता। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ जब आया तो मैंने कानपुर से गाड़ी पकड़ी। मैं रहता लखनऊ में हूँ और IIT कानपुर इस देश का सबसे जाना माना प्रौद्योगिकी संस्थान है। उसके अंदर जो 34 धोबी परिवार रहते हैं उनको आज तक टॉयलेट नहीं दिया गया, तो क्योंकि वो सब अनुसूचित जाति के हैं। तो हमने ये मान लिया कि भाई अनुसूचित जाति के लोगों को टॉयलेट की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिली हैं। और सबसे जो बुरी बात है वो ये कि ये जो नीतियां हैं निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की, और ये सिर्फ भारत का अनुभव नहीं है, पूरी दुनिया का अनुभव है कि गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता है। सर, रमन मैगसेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, पर आपने लास्ट ईयर उसको लौटा दिया। ये निष्पत्ति आपने क्यों लिया? कि चर्चा में रहने के लिए या वाकई में कुछ वजह था जिसके लिए आपने ये सोचा कि लौटाना चाहिए? देखिए, ये पुरस्कार तो मुझे 22 साल पहले मिला था, 2002 में। हाँ, तो अब उसको लेके तो बहुत चर्चा में रहने की गुंजाइश नहीं है। मैंने उसी समय जब मैं गया था मनीला लेने के लिए, ये फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे ये पुरस्कार है। जब लौटा है तो तब कभी ये सोचा नहीं कि असम्मान हो सकता है इस अवार्ड का? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं लेने गया तो 31 अगस्त को पुरस्कार मिला और 1 सितंबर को अमेरिका का एक हमला होने वाला था इराक पे, उसके खिलाफ US एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट था। मैं जब उसमें हिस्सा लेने गया तो मुझे मैग्सेसे फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने कहा कि आप उसमें ना जाएं, इससे हमारी बदनामी होगी। तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और मेरी आलोचना हुई। एक अखबार में एक एडिटोरियल निकला जिसका बॉक्स आइटम ये था कि इफ पांडे इज द प्रिंसिपल्ड मैन दैट ही वुड लाइक अस टू बिलीव, देन ही शुड रिटर्न दी अवार्ड टू द US एम्बेसी बिफोर ही गोज बैक टू इंडिया। तो अवार्ड मैं US एम्बेसी को क्यों लौटाऊं? अवार्ड तो मैग्सेसे फाउंडेशन ने दिया था। अवार्ड मैंने इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि जैसा आप कह रही हैं वो फिलीपींस के बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के नाम पे है। ये पुरस्कार भारत में जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे जैसे लोगों को मिला है। तो मैं उनसे बड़ा तो हूँ नहीं, उनका भी असम्मान होता। पुरस्कार मैंने रख लिया, लेकिन जो उसकी राशि थी $50,000 की जो आती है फोर्ड फाउंडेशन और रॉकेफेलर फाउंडेशन से, मेरा जो कैटेगरी था इमरजेंट लीडरशिप, जिसमें 4 साल बाद अरविंद केजरीवाल को भी मिला, उसका पैसा फोर्ड फाउंडेशन से आता था।
तो मैंने चेक वापस कर दिया, क्योंकि वो मेरा इसलिए विरोध कर रही थी कि मैं यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था। तो पैसा तो मैंने उसी समय लौटा दिया था। लेकिन अभी मुझे लगा कि ये जो युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन में, जहां इजराइल खुलेआम बच्चों के अस्पताल पे हमला कर रहा है, राहत शिविरों में हमला कर रहा है, अगर ये कोई और देश होता तो अब तक ये युद्ध अपराध के लिए इसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। सर, इजराइल और हमास को लेके याद आया, आप भारत के विदेश नीति को कैसे देखते हैं? चाहे रूसिया यूक्रेन वार हो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन का वार हो, भारत के विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की विदेश नीति पहले तो ठीक थी, क्योंकि हम नेहरू के ज़माने में गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम दुनिया के गरीब देशों के साथ, विकासशील देशों के साथ खड़े होते थे। लेकिन जब से हम ये सेना और युद्ध के चक्कर में पड़ गए हैं, तो हमें कभी रूस का साथ लेना पड़ता है, जैसे हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में लेना पड़ा, या फिर आजकल हम अमेरिका के साथ में हो गए हैं। हम अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, हम इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं। तो ये विदेश नीति गलत है। आपको हथियार क्यों चाहिए? आपकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, चीन के साथ दुश्मनी है, आप अपने झगड़े निपटाइए। हाँ, और हथियारों से तो ऐसा नहीं है। डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए हमें तो हथियार चाहिए ना। नहीं, लेकिन उससे आप कर भी क्या पा रहे हैं? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनाव, जब गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे तो मुशर्रफ के खिलाफ भाषण देते थे जी। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बोलते हैं। लेकिन चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो सोनम वांगचुक जिसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन उसके बारे में तो मोदी जी बोलते नहीं। तो हमारी इतनी बड़ी सेना, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन चीन तो हमसे नहीं डरता है, वो तो हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है।